तो हेलो बैंकर, आप सभी लोगों का स्वागत है आज के सेशन में। गाइस, हम लोग ने पिछले सेशन में मॉडल ए के सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, थ्योरी पार्ट, केस स्टडी डिस्कस किए थे। आज इस वीडियो में हम मॉडल बी के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, थ्योरी पार्ट एंड केस स्टडी को सॉल्व करने वाले हैं। तो मेरा सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, सेशन को पूरा देखिएगा और अगर इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो इस प्लेटफॉर्म को जरूर करिए सब्सक्राइब। आइए जरा चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। और आज जो क्वेश्चन का मिक्सअप है वो बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशन वो में है। आपको बताना है कि व्हाट इज बेसिक रिस्क। बेसिक रिस्क क्या होता है? द रिस्क दैट अराइज व्हेन इंटरेस्ट रेट मूव विदाउट एनी रेशनलाइज, या द रिस्क दैट इंटरेस्ट रेट ऑफ डिफरेंट एसेट्स एंड लाइबिलिटी में चेंज इन डिफरेंट मैग्नीट्यूड, या this is the residual risk that still remain when the risk is already haze. Yeah, it is a type of risk that we can never be quantify or manage. क्या होता है बेसिस रेट? सभी को नमस्कार एंड सभी को वेरी गुड इवनिंग। सेशन को जरूर लाइक करिएगा, नहीं तो ये वीडियो आपके अकाउंट में सेव नहीं होगा। हाँ धर्मेंद्र जी, गुड इवनिंग, वेलकम। कैसे हैं? आज मेरा सभी लोगों को चैलेंज है कि 10 आउट ऑफ 10 मुझे देखना है किसका आता है। 10 आउट ऑफ 10। तो देखिए होता क्या है, जब हमारी एसेट्स और लायबिलिटी की इंटरेस्ट रेट में चेंज होता है तो उससे जो हमें रिस्क होगा, दिस इज नोन एज द बेसिस रिस्क। हम सभी लोगों को पता है कि बैंक डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं और आपको लोन देते हैं। डिपॉजिट पर हमें देना होता है और लोन पर हमें मिलता है। तो जब भी इंटरेस्ट रेट, एसेट्स एंड लायबिलिटी में चेंज इन डिफरेंट मैग्नीट्यूड तो उसे हम कहते हैं बेसिस रिस्क। ठीक है, चलिए अगला। व्हाट इज एम्बेडेड ऑप्शन रिस्क? द रिस्क दैट वन फेस when the risk is covered using an option. Now the risk of interest sensitive deposit being more than interest sensitive assets. Yeah, the risk of premature withdrawal of deposit and prepayment of advance. Yeah, the risk of falling valuation of bond when interest rate rise. and 5 कहता है all। बताइए जल्दी से। तो देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए मैंने आपके बैंक में डिपॉजिट किया एफडी 5 लाख रुपए, और ये 5 लाख रुपए मैंने डिपॉजिट किए 5 साल के लिए। तो उस रिस्पेक्ट में अगर मैं कहूं मैंने 2 साल पहले ही अपना पैसा मांग लिया आपसे, तो आप पैसा कहां से देंगे? ऑब्वियसली आपको नुकसान हो रहा है। तो दिस इज द केस नंबर 1। या मैंने आपसे लोन लिया, 5 लाख रुपए का आपसे लोन लिया, और मैंने कहा कि 5 लाख रुपए मैं आपको 5 साल में चुका दूंगा, रिपे कर दूंगा। अचानक मैंने देखा कि मार्केट में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो डाउन हो गया, तो मैंने सोचा कि ऐसे हम पहले ही पेड कर दें, यानी प्री मेच्योर पेड कर दें, प्री पेमेंट कर दें 2 साल में, 3 साल में, तो भी बैंक को लॉस हुआ। तो जब भी प्री मेच्योर विड्रॉ हो डिपॉजिट पर या प्रीपेमेंट हो आपके लोन पर, तो इसे हम कहते हैं एम्बेडेड ऑप्शन रिस्क, है ना। चलिए अभी तक तो सभी लोगों का सही हो रहा, मुझे देखना है कि आगे कितना सही होता है। रिस्क मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन शामिल होते हैं? द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, रिस्क मैनेजमेंट कमिटी ऑफ द बोर्ड, या द कमिटी ऑफ सीनियर लेवल एग्जीक्यूटिव, या द रिस्क मैनेजमेंट सपोर्ट ग्रुप, या ऑल। आपको बताना है कि रिस्क मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से शामिल होते हैं। एवरीवन। और मेरा सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज आज आप मुझे लास्ट में जरूर बताइए कि आपका आज का स्कोर कितना है।
10 आउट ऑफ 10 है कि नहीं? तो ये सारे मेंबर हैं, ये सारे मेंबर हों। चलिए अगला, सिंस रिस्क अराइज फ्रॉम अनसर्टेनिटी एसोसिएट विद द रिस्क एलिमेंट, नाउ रिस्क रिडक्शन इज अचीव बाय adopting a strategy that eliminate or reduce the uncertainty। यानी हम जो स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं कि हमारा जो रिस्क है वो कम हो जाए। एसोसिएट विद द रिस्क एलिमेंट, नाउ दिस इज कॉल्ड, क्या इसे हम रिस्क मिटिगेशन कहते हैं, क्या हम इसे रिस्क कंट्रोल कहेंगे, क्या हम इसे रिस्क लिवरेज कहेंगे, या इनमें से कोई नहीं? बताइए। तो इसी का नाम है रिस्क मिटिगेशन, इसी का नाम है रिस्क को मिटिगेट करना, कम करना। चलिए, यह क्वेश्चन है आपका 5th नंबर, और इसे बहुत ध्यान से आप सॉल्व करिए। आज मैंने यही आप लोगों को पेड कोर्स में भी कराया था। चलिए, एक कंपनी है जिसने कहा कि मेरे पास अर्निंग बिफोर टैक्स जो है और इंटरेस्ट EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट EBIT 6,50,000 रुपए की है। जो मेरा टोटल रेवेन्यू है, सेल है, वो 850 का है। मेरा जो टोटल एसेट्स हैं वो 12 लाख रुपए का है, और मेरी जो लायबिलिटी है वो 3,20,000 की है। बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी वो 7 लाख रुपए का है, एंड रिटेन अर्निंग जो है वो 1,35,000 रुपए का है। जो हमारी करंट एसेट्स हैं वो 6 लाख रुपीज़ हैं, और हमारा जो करंट लायबिलिटी है वो 2 लाख रुपए है। अब आपको सॉल्व करना है कि अल्टीमा जेड स्कोर जो होगा वो कितना होगा और बिजनेस का कंडीशन क्या है। चलिए, योर टाइम स्टार्ट नाउ एवरीवन। कोई भी ऑप्शन नहीं है, इसलिए तो मैंने कहा था चैलेंज आप लोगों को कि मुझे देखना है कि आज 10 में 10 कौन लेके आता है। देखिए आज के सेशन में लाइफ में लास्ट में कौन है चैंपियन, एवरीवन। जब ना बने तो बता दीजिएगा, तो मैं सॉल्व करूंगा एवरीवन। देखिए, इस क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना है गाइस, अगर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपको करना होगा एक बहुत प्यारा सा काम। वो बहुत प्यारा सा काम क्या है? अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप इसे सॉल्व कर लेंगे, और अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो आप इसे सॉल्व नहीं करेंगे, आप इसे गलत कर देंगे। आइए ट्राई करते हैं और देखते हैं कि क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला याद रखना होगा। 1.2a, 1.4b, 3.3c एंड 0.6d एंड 1.0a। मतलब आपको a का वेटेज, आपको b का वेटेज, आपको c का वेटेज, आपको d का वेटेज निकालना होगा, और आपको निकालना होगा e का वेटेज। उसके बाद ही आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। ठीक, नाउ यहां पर जो फॉर्मूला होता है ए का, वर्किंग कैपिटल अपॉन टोटल एसेट्स, यहां फॉर्मूला होता है रिटेन अर्निंग अपॉन टोटल एसेट्स। बी का सी का होता है EBIT एंड टोटल एसेट्स। डी का होता है
मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी अपॉन टोटल लाइबिलिटी, एंड ई का होता है वैल्यू सेल्स अपॉन टोटल एसेट्स। ये आपके सामने है, ये आपको याद रखना होगा हमेशा। और एग्जाम में दो तरह से क्वेश्चन आते हैं, या तो आपको दे दिया जाएगा डेटा और या तो आपको डेटा निकालना होगा। ठीक, चलिए इसी क्वेश्चन को अगर मैं इस फॉर्म में लिख लूं तो मैं ये कह सकता हूं कि बुक वैल्यू जो इक्विटी का है वो दिया है 7 लाख रुपए, जो रिटेन अर्निंग है वो दिया हुआ है 135, जो वर्किंग कैपिटल मैंने माइनस कर लिया 6 लाख। वर्किंग कैपिटल की फॉर्मूला क्या होती है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, निकाल लिया मैंने 4 लाख रुपीज। रेवेन्यू सेल्स आर दिया है 850,000 एंड टोटल एसेट्स अमाउंट दिया है 120,000 एंड टोटल लायबिलिटी दी हुई है 3,20,000 रुपये। क्लियर एवरीवन, ये हमने निकाल लिया। अब हमें वैल्यू को पुट करना होगा। सबसे पहले वैल्यू पुट किया हमने, और हमने क्या किया, फॉर्मूला वर्किंग कैपिटल अपॉन टोटल एसेट्स, यानी हम लिख सकते हैं 4/12। देखिए 4 हमारा वर्किंग कैपिटल एंड 12 हमारा है टोटल एसेट्स हो गया। नाउ रिटेन अर्निंग की बात करते हैं तो लिख सकते हैं 1.35/12। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स की बात करते हैं तो 6.5/12 लिख सकते हैं। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी अपॉन टोटल लायबिलिटी, यहां पर हमें फोकस करना है लॉन्ग टर्म डेट के लिए, तो दिया हुआ है 3,20,000 लिख लिया मैंने। और जो सेल्स अपॉन टोटल सेल हमने कर लिया तो वो हमारा हो गया 8.50/12। अगर आपका ये निकल गया तो आपका जंग जीत लिया आपने, एकदम आपने जंग जीत लिया। तो हमारा आ गया बीटा फैक्टर दिस वन, बस हमारा आ गया बीटा फैक्टर। ठीक है, बस आप सॉल्व कर लीजिए। अब इसको इससे कर दिया मल्टीप्लाई, यानी कि हमें करना है 1.2 इंटू बी यानी दिस वन। अगर मैं 1.2 को, मुझे ए का वैल्यू निकालना है ना, तो 1.2 इंटू 0.34 मैंने किया तो पहले का वैल्यू आ गया हमारा 0.048। उसी प्रकार 1.4 का हम फिर करेंगे दूसरे से, बी से, तो 1.4 इंटू 0.113, तो आंसर हमारा आ गया 0.1582, ये भी हो गया। यानी आप सबको ऐड कर दिया तो हमारा जो स्कोर आया वो स्कोर आया 4.3702। इसका मतलब ये कंपनी सेफ जोन में है, ये ग्रीन जोन में है ना। अगर 1.8 से कम आता तो डेंजर जोन में है, अगर 1.8 से लेकर 2.99 के बीच में आता तो ग्रे जोन में है, अगर 3 से ज़्यादा आ गया मतलब हम सेफ हैं, अगले 12 महीनों में हमें कुछ भी होने वाला नहीं। अजय गुप्ता जी देखिए ध्यान से, ये पीछे जरा ध्यान से देखिए, दिस वन अर्निंग बिफोर इंटर टैक्स लायबिलिटी दिया हुआ है ऊपर, ध्यान से देखिए 650,000। ओके गुप्ता जी, चलिए आई होप ये सभी लोगों का सही हो गया होगा। चलिए अगला चैलेंज, टोटल 10 में 10 लाना है सभी लोगों को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट एज पर अल्तमान जेड स्कोर, कौन सा इसमें गलत है बताइए जल्दी से। 1.2a प्लस 1.6b 3.3c 1.6b 0.6d या 1e। If forecast the probability of a company entering bankruptcy within a 6 month, अगर हमारा जेड स्कोर का रेंज है 1 से 3 के बीच में, मीन्स हम ग्रे एरिया में आते हैं, एंड कैन बी डिक्लेयर बैंक्रप्सी या ऑल ऑफ द एबव, क्या होगा आंसर? सभी लोग करिए मेरे साथ प्रैक्टिस। थ्योरी में वहां करिए 8 PM पे क्लास लगातार, और यहां करेंगे डेली प्रैक्टिस। जरा हम भी तो देखें इस बार IBF कितना डिटेल में जाएगा। 1 बार 2 बार 3 बार
प्रैक्टिस। इस बार मैं आप लोगों का सिलेबस फरवरी तक पूरा करा दूंगा एनी हाउ। मार्च अप्रैल मई पूरा 3 महीना आपके पास रिवीजन का, ये मेरा कमिटमेंट आप लोगों के लिए। चलिए, तो यहां आंसर होगा डी, ये सारे गलत हैं क्योंकि यहां दिया है 1.6 भी जो गलत है, और हम 12 महीने का बनाते हैं ना कि ये बनाते हैं 6 मंथ का। ठीक है, चलिए अगला, ये गैप रिस्क और मिसमैच रिस्क क्या होता है? ए गैप और mismatch risk arise from holding assets and liability with different principal amount, maturity dates and repricing dates, thereby creating exposure to change in level of interest rate. या a gap between rate of interest on deposit and rate of interest charge on loan and actual rate apply. या it is a gap between regulator stipulated pricing for deposit and advance and actual price rate apply. Yeah, it is a gap between total outstanding advance and total deposit that result in risk. क्या होगा आंसर? वेरी नाइस, यहां गलती हुई पूर्वाभ से। जरा सोचिए दो क्यों नहीं होगा। डिपॉजिट पर हमने दिया 4% और जो लोन पर हमको मिला 10%, तो क्या ये मिसमैच रिस्क होगा? भाई इसको तो हम लोग कहेंगे नेट इंटरेस्ट इनकम, NII। मिसमैच रिस्क क्या होगा? जब हमारे पास जो एसेट्स हैं, जो लायबिलिटी हैं, अलग अलग प्रिंसिपल अमाउंट के रूप में, अलग मैच्योरिटी रेट के हिसाब से, किसी का मैच्योरिटी 5 साल का, किसी का 2 साल का, कोई पहले ही विड्रॉ हो गया, कोई बाद में विड्रॉ हो गया। सो दिस इज द आंसर। ओके, 10 आउट ऑफ 10 का चैलेंज मिस हुआ पूर्व आपसे आज। चलिए अगला, गाइस मैं सभी लोगों को कह रहा हूं, अगर आपका कोई भी एक पेपर नहीं निकला पहले के किसी अटेम्प्ट में, और अगर वो BFM है, तो दिस इज द बैच जहां मैं सब कुछ करा रहा हूं लगातार। यहां जुड़िए, और बहुत अच्छा ऑफर आपको चल रहा है 40% का। इसमें लाइव बैच भी मिलेगा, क्रैश कोर्स भी मिलेगा, क्रैकर बैच भी मिलेगा, और यहां आपको सब मिलेगा। ठीक है, चलिए, और जितने हमारे नए एस्पिरेंट्स हैं उनसे मैं बार बार कह रहा हूं कि प्लीज इंडिविजुअल बैच मत लीजिएगा, आपको लेना है CIB का सुपर एलीट प्लान। इसका फायदा क्या है? इसमें लाइव बैच कंपलसरी पेपर तो वहीं, साथ में जो आपके इलेक्ट्रिक पेपर है वो भी काउंट होंगे, वो भी शामिल कर लिएगा। इसलिए ये बहुत बेनिफिट आपको होगा। और मेरा प्यारा सा कोड हमेशा याद रखिएगा, ये कोड आपको दिलाता है डिस्काउंट हमेशा मैक्सिमम। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन फिर आपके सामने है। ठीक है, और आपको निकालना है Tier 1। अगर पहला गलत हो गया तो दूसरा भी गलत होगा क्वेश्चन, और तीसरा भी गलत होगा। तो जरा ध्यान से इसे सॉल्व करिए एवरीवन। चलिए मिशन स्टार्ट। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने डिटेल दिखाई कि उनका 125 करोड़ जो है वो पेड अप कैपिटल है, इनका जो रिजर्व है वो 255 करोड़ रुपीस है, एंड जो कॉन्टिजेंसी रिजर्व है एंड प्रोविजन उसकी वैल्यू है 300 करोड़ रुपए, जो रिवैल्यूएशन रिजर्व है वो 220 करोड़ का है, जो परपेचुअल नॉन कॉमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है वो 435 करोड़ का है, एंड जो सबऑर्डिनेट डेट है ये 175 करोड़ का है, जो रिस्क वेटेज दिया हुआ है क्रेडिट का एंड मार्केट का ऑपरेशन का वो 9000 करोड़ रुपीस दी हुई है, एंड जो मार्केट रिस्क का है वो दिया है 3000 करोड़। अब आपको सॉल्व करना है Tier 1 की वैल्यू।
और ये आप तभी निकाल पाओगे जब आपको फॉर्मूला पता होगा। पेड अप कैपिटल रिजर्व परपेचुअल नॉन कॉमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर प्लस रिवैल्यूएशन रिजर्व एट 55% डिस्काउंट। बहुत ध्यान से समझिएगा। टियर 1 क्या होती है? कंपनी का ऑनरशिप कैपिटल। एंड टियर 2 क्या मैंने बताया था पेड बैच में? जो हमारा डेट कैपिटल है, जो हमने रेज किया है फ्रॉम द मार्केट से। ठीक, हमने सबको ऐड कर दिया। अब जरा समझिए, रिजर्व आपका रूल क्या होता है? 55% आपको रखना है, डिस्काउंट है, यानी वैल्यू कितनी हो गई? 45%। 45% ऑफ व्हाट? इसका 220 करोड़ का। यही कहानी है और यही लोग गलती करते हैं। इसका मतलब 125 करोड़, 255 करोड़, 435 करोड़, 99 आएगा। काउंट करो, निकालो जरा। 220 का 45 करोड़, 45 99 करोड़, यानी कि जो टेवन की वैल्यू आ गई वो आ गई 914 करोड़। मुझे बताइए कितने लोगों का सही हुआ? 325 करोड़ कैसे सर? बताइए एवरीवन, जल्दी से। 325 करोड़ कैसे, मुझे बताइए जल्दी से। एवरीवन, प्लीज डू द कमेंट एवरीवन। जिनका ये क्वेश्चन सही हो, मैं देखना चाहता हूं किनका ये क्वेश्चन सही हुआ। आज मैंने रात 8 बजे एक क्वेश्चन कराया, तो वहां मैंने पूछा था टीयर 2 और यहां मैंने पूछा है टीयर 1। यानी कि टीयर 1 टीयर 2 अगर आपका निकल गया तो आप बहुत इजीली कार को कैलकुलेट कर लेंगे। नोट कर लीजिए गाइस एवरीवन, एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है और 5 आ सकते हैं मैक्सिमम। चलिए अब जरा टीयर 2 सॉल्व करिए। अगला सॉल्व करो एवरीवन जल्दी से। जो आज होंगे पेड कोर्स में उनका सही होगा आज, गारंटी वाला क्वेश्चन, क्योंकि मैंने शाम को ही कराया है। गाइस सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपके अकाउंट में वीडियो ये सेव हो जाएगा, नहीं तो आपकी वीडियो अकाउंट में सेव नहीं होगा। प्लीज सेशन को जरूर लाइक कर दीजिएगा। देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है? प्रोविजन एंड कॉन्टिजेंसी रिजर्व या 1.25 ऑफ RWA, दोनों में से जो लोअर होगा हम वही वैल्यू लेते हैं, प्लस सबऑर्डिनेट डेट। नाउ तो 300 करोड़ दिया हुआ है ऊपर, या 1.25 ऑफ क्रेडिट ऑपरेशनल एंड मार्केट, यानी 12,000 का 1.25 करोड़ कितना आता है? आता है 150 करोड़। तो रूल क्या है? 300 या 150? 150 बिकॉज विच एवर इज लोअर, प्लस 175, यानी हमारा आंसर कितना आ गया? 325। यानी कि टियर 1 कितना है? 914 करोड़। एंड टियर 2 कितना हो गया हमारा? 325 करोड़। अगर मैं आपसे पूछूं अब कि मुझे बताइए कार कितना होगा, तो क्या निकाल पाएंगे एवरीवन? पूर्वा 610 कैसे हुआ मुझे बताइए। फॉर्मूले याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं।
ठीक है, चलिए ये है आपकी आज के सेशन का लास्ट चैलेंज। उम्मीद करता हूं कि अब तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने टीयर 1 भी निकाल लिया, हमने टीयर 2 भी निकाल लिया, और हमने आप लोगों को बताया फॉर्मूला क्या होता है कि कार निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल कैपिटल अपॉन RWA इंटू 100। बस अप्लाई कर दीजिए इसी फॉर्मूले पर। जल्दी से एवरीवन। बताइए भाई जल्दी से आंसर क्या होगा। चलिए मैं सॉल्व करता हूं। टीयर 1 प्लस टीयर 2 अपॉन टोटल रिस्क वेटेज इंटू 100। टीयर 1 कितना था 914 करोड़, टीयर 2 कितना निकला 325 करोड़ अपॉन 12 पीछे दिया हुआ है, सामने भी दिया। हम जब इसको सॉल्व किया मैंने तो हमारा आंसर आ गया 10.3%। नाउ पहला क्वेश्चन आपके सामने है और मैंने बहुत ही इजी क्वेश्चन से शुरुआत की है। किसी बॉन्ड का फेस वैल्यू अगर मान लीजिए 200 रुपीज है और इसका एनुअल कूपन रेट 6% है और इसकी जो मैच्योरिटी है ये 4 ईयर है और इसका जो करंट मार्केट प्राइस है वो ₹300 है, तो मुझे बताइए इस बॉन्ड का जो करंट यील्ड होगा वो कितना होगा। जल्दी से एवरीवन। सभी को नमस्कार एंड सभी को वेरी गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। नाउ देखिए होता क्या, बॉन्ड में एक अच्छी बात क्या होती है कि सपोज एक बॉन्ड की प्राइस मान लेते हैं 100 रुपीज, इसको हमेशा जब हम रिडीम करते हैं तो हम कहते हैं एट पार में रिडीम करते हैं। एट पार बोले या हम बोले फेस वैल्यू, दोनों एक है। तो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट फेस वैल्यू और यील्ड, तो आपको ये हमेशा याद रखना है कि जो करंट यील्ड का फॉर्मूला होता है कूपन अमाउंट इंटू 100 अपॉन मार्केट प्राइस, या इसे कहते हैं परचेजिंग प्राइस। यानी कि जरूरी नहीं है कि जिस प्राइस पर हमने बॉन्ड को परचेस किया वही अभी भी चल रहा होगा, या जरूरी नहीं कि दोनों अलग अलग ही होंगे, दोनों अलग अलग एक भी हो सकते हैं। तो यहाँ देखिए बॉन्ड का फेस वैल्यू अलग है और बॉन्ड का परचेजिंग पावर भी अलग है। तो अगर हमें यहाँ निकालना होगा करंट यील्ड तो हम कैसे निकालेंगे। कूपन अमाउंट यहाँ क्या होगा, अगर 6% है तो 6% किसका, फेस वैल्यू पर ही मिलेगा। तो 12 रुपीज हमारा क्या हो गया कूपन अमाउंट, यानी कि 12 इंटू 100 अपॉन, और मार्केट प्राइस कितना है तो 300 है। बस दोनों को कर दीजिए जरा सॉल्व, तो 1200 डिवाइड बाय 300 और हमारा आंसर आ गया 4%। ग्रेट एवरीवन। तो हमारा आंसर कितना हो गया सर 4%, यानी कि आपको आपका आंसर जो है वो मिल गया। ठीक है, चलिए अगला बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं कि आपका ये भी गलत नहीं होगा। एक 8 ईयर का कोई मान लीजिए कि कोई बॉन्ड है जिसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 8% सेमी एनुअल है, यानी हर 6 मंथ पे उसके बॉन्ड पर आपको हम देंगे कूपन 8% का।
और इसका जो बेसिस पॉइंट वैल्यू है ये रुपीज है 125। बेसिस पॉइंट वैल्यू क्या होती है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू, ठीक है। अब द यील्ड ऑन द बॉन्ड अगर इंक्रीज होती है, मान लीजिए 5 बेसिस पॉइंट, सो व्हाट इज द प्रॉफिट या लॉस सफर ड्यू टू इंक्रीज इन यील्ड एज होल्डर ऑफ द बॉन्ड। क्या हमें 100 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा 1000 का, क्या हमें लॉस होगा 1000 का, क्या हमें प्रॉफिट होगा 625 रुपीज़ का, क्या हमें लॉस होगा 625 रुपीज़ का। मुझे बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। एवरीवन देखिए कौन कितना प्रैक्टिस कर रहा है 8 PM पर, और आपको बहुत मजा आएगी। डेली करिए मेरे साथ 8 PM पे टॉपिक, और यहां करिए ओनली प्रैक्टिस, है ना। और कल मैं कराने वाला हूं, क्योंकि कल सैटरडे है, और कल मैं कराने वाला हूं, याद रखिएगा, कल रात 10 बजे 25 क्वेश्चन कराऊंगा, और उसका जो लेवल आपको मैं बता दे रहा हूं, लेवल उसका रहेगा हार्ड। 25 क्वेश्चन, और वो सारे रहेंगे हार्ड लेवल के। मुझे देखना है आप उसे सॉल्व करते हैं कि नहीं। तो यहां आ रहा है दूसरे का डी, क्यों जरा समझिए। ये बेसिस पॉइंट वैल्यू होती क्या है, जैसे मैं कहूं 1% या कहूं मैं इसको 100 बेसिस पॉइंट, मतलब कि आपके 1% को मैंने 100 भागों में डिवाइड कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो अगर हम इसको ऐसे लिखें 0.01 तब भी सही होगा। तो वही कह रहा है कि अगर मान लो 5 बेसिस पॉइंट में चेंजेस हुआ तो क्या होगा। तो अगर 1 बेसिस पॉइंट की वैल्यू है 125, तो 5 की कितनी होगी, तो आंसर होगा 625। अब एक लॉजिक आपको याद होगा कि हमेशा ये इनवर्स रिलेशन चलती है ना। हमेशा क्या होगा, अगर प्राइस ऊपर होगा तो आपका रिटर्न डाउन होगा, और अगर मान लो प्राइस डाउन होगा तो रिटर्न ऊपर होगी। तो अगर इंक्रीज हुआ है रिटर्न, इसका मतलब हमें लॉस होगा। तो क्या कहेंगे, 625 रुपीज़ का हमें क्या हो गया, लॉस हो गया। ओके, अभी क्लास रहती है क्या ABFM की 10 o'clock पर, मुझे बताइए तो। अगर ऐसा होता है, ऐसा होना तो नहीं चाहिए, पर अगर ऐसा होता है तो डू नॉट वरी, आप रिकॉर्ड फॉर्म में भी जरूर देखिए, है ना। आप रिकॉर्ड फॉर्म में जरूर देखिए एवरीवन, ठीक है। चलिए ओके, तो 10 o'clock तो खाली है ना, डेली जुड़ सकते हैं। चलिए